नमस्कार मित्रों, एमवीसी क्लासेज बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज आरटी अधिनियम का दूसरा वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने पहला जो वीडियो पढ़ा था, उस वीडियो के अंदर आरटी के विभिन्न अध्याय यानी कि आरटी के 7 अध्याय और उसकी जो 38 धाराएँ थी, उन 38 धाराओं को सरलतम रूप से कैसे याद किया जाए उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज मैं आपके सामने 10-15 प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ आरटी अधिनियम के, और इसमें आपको सरलतम रूप से आरटी को कैसे पढ़ा जाए उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मित्रों, ये पहला प्रश्न है। इस पहले प्रश्न में है कि संविधान के किस अनुच्छेद में के आरंभ में उल्लेख किया गया था कि राज्य 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। जैसा कि इसके अंदर 4 ऑप्शन हैं और उसमें से 2 ऑप्शन है, एक अनुच्छेद 45 और दूसरा है 21 है। तो इसमें ये जो अनुच्छेद 45 है जो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है, और अनुच्छेद जो 45 है वो है नीति निर्देशक तत्व। और इस नीति निर्देशक तत्व में हमारे संविधान में ये बात कही गई थी कि जो संविधान लागू होगा, वो संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है उसको प्रदान करने का प्रयास करेगा। और इसका वर्णन इस अनुच्छेद 45 में है, जो कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। लेकिन ये संभव नहीं हो सका, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है आरटी अधिनियम 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है। तो इसमें भी ये है कि हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक देखो कि एक तो संपूर्ण भारत में आरटी अधिनियम कब प्रभावी हुआ, तो उसके लिए होगी अपनी तारीख होगी 1 अप्रैल 2010। और इसके बाद में जब सभी राज्य हैं इस राष्ट्रीय आरटी कानून का अनुसरण करते हुए जब वो अपना आरटी अधिनियम बनाएंगे, तो वो दिनांक हर राज्य की तरह राजस्थान की भी अलग होगी। उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। राजस्थान राज्य निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 करके है, जो हमारे इसी रीट के टॉपिक में भी है, तो वो अलग से पढ़ा जाएगा। और इसमें खाली आरटी ही है। अब देखिए, इस आरटी के अधिनियमों में कौन कौन से ऐसे संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं वो इसके अंदर है। जैसा कि एक तो आपने अभी पढ़ा ही होगा अनुच्छेद 45। इसके अलावा जो अनुच्छेद 21A है, ये आरटी अधिनियम में वर्ष 2012 में जब इसमें संशोधन किया गया था, तब ये अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 21A जोड़कर ये जो 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं, इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रयास को मौलिक अधिकार बना दिया गया। यानी कि जब मौलिक अधिकार बन चुका, तब अब राज्य की ये जिम्मेदारी हो गई कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराए ही कराए। यानी कि अब अगर ऐसे कोई बच्चे हों और अगर उनको ऐसी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही है, तो उस बच्चों का ये अधिकार होगा कि वो राज्य से संविधान के तहत या फिर हाईकोर्ट के माध्यम से भी वो पहल करके और अपने इस अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है जो कि 51A है, और इस 51A का 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, वो भी इसी जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रयास से संबंधित है। और इस प्रकार से हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इन माध्यमों से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, उनके लिए व्यवस्था की गई है। और इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किस आयु वर्ग के बच्चों को सार्वभौमिक नामांकन एवं ठहराव की सिफारिश की।
अब देखिए 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, और 14 से 18 वर्ष और 6 से 18 वर्ष, ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। जैसा कि इसके अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कही गई है, तो इस प्रश्न के उत्तर के साथ में एक प्रश्न और भी हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमारे देश में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनी हैं। जैसे कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अपने सामने दिख रही है, ये भारत की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो इसका मतलब है कि इससे पहले एक और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में बनी है, यानी कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी होगी? प्रथम होगी। अब देखिए यहाँ पर भी एक ऐसा संजोग कहिए गया कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1968 में। कब बनी? 1968 में। और 1968 के जो अंतिम 2 अक्षर हैं, इनको आप उल्ट दोगे, यानी कि 6 को पीछे 8 को आगे ले जाओगे, तो ये बन जाएगा 1986। और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी भारत की जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी वो 1986 में बनी। तो प्रथम कब बनी? तो प्रथम बनी 1968 में और द्वितीय बनी 1986 में। और ये जो 1986 की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, और इसमें 1992 में परिवर्तन किया गया था, यानी इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। और इसके बाद में हमारे भारत की अब तक की 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ बनी हैं, और ये जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो आई है वर्ष 2020 में। कब आई है? वर्ष 2020 में आई है। और ये जो इस तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा था, यानी कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अब जो इतने वर्षों के बाद में, यानी 1968 के बाद में 1986 और उसके बाद में 1992 में भी भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर कुछ परिवर्तन हुए, तो अब वर्ष 2020 तक आते आते अब भारत में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे बेरोजगारी कम हो। और इन प्रयासों के लिए के कस्तूरी रंगन हमारे इसरो के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, उनके निर्देशन में उनके निर्देशन में एक कमेटी बनी, और उन्होंने जो है तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरा ढांचा तैयार किया। और इस प्रकार से ये जो कमेटी बनी थी वो कमेटी बनी थी जून 2019 में, और उसके बाद में इन्होंने 31 मई 2019 को इन्होंने पूरी प्रक्रिया, यानी कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में क्या क्या है, युवाओं की, बुजुर्गों की, सबकी क्या क्या अपेक्षाएं रहेगी, उन अपेक्षाओं को लेकर और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर किस प्रकार से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति होनी चाहिए, उसकी रूपरेखा जो है वो केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत की। और इसके बाद में 29 जुलाई थी 2020 को जो हमारा केंद्रीय कैबिनेट है उसने इस तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भी मंजूरी प्रदान कर दी। और इस प्रकार से ये हमारा दूसरा जो है प्रश्न है वो भी पूरा हुआ। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू, इसी जो हमारे जो 6 से 14 वर्ष के जो युवा हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, इन बालकों की शिक्षा के लिए 2 समितियां भी बनी हुई हैं। और वो 2 जैसा कि हमारा ये अधिनियम है वो है RTE का, और उसमें भी जो पहली जो समिति बनी थी वो थी राममूर्ति समिति। और इसमें RTE का जो पहला अक्षर है वो भी R है, और यानी कि राममूर्ति समिति जो इसी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कैसे प्रदान की जाए उसके लिए एक समिति बनी थी, और उसका नाम था राममूर्ति समिति। यानी RTE का पहला अक्षर क्या है? R, और इसका पहला अक्षर, इनका जो नाम है, नाम का भी पहला अक्षर क्या है? राममूर्ति। तो ये राममूर्ति समिति। दूसरी है T आता है इसके अंदर। उसके बाद में एक और समिति बनी जिसका नाम था तपस मजूमदार समिति।
तो ये तपस मजूमदार समितियाँ, इन्होंने भी कहा था कि भाई जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें ये राज्य का और केंद्र का ये दायित्व और उनका बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और आने सिक्षा प्रदान करें। तो इसमें RTE इस शब्द से आपको ये 2 समितियाँ आराम से याद हो जाएगी। अब अपना प्रश्न आता है तीसरा, यानी प्रश्न संख्या 3, और इसमें कहा गया अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, यानी कि इस 11वें मौलिक कर्तव्य की क्या जिम्मेदारियां हैं। तो इसमें 3-4 ऑप्शन है कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर दें, या राष्ट्रगान का सम्मान करें, या पर्यावरण की रक्षा करें, या संविधान का पालन करें। लेकिन अनुच्छेद 51A का जो 11वां मौलिक कर्तव्य वो ये कहता है कि माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर दें। और हमारा जो ये राष्ट्रीय बाल और शिक्षा अधिकार अधिनियम यानी कि RT का जो अधिनियम है, इस अधिनियम में अध्याय जो 3 है, उस अध्याय 3 के अंदर उसमें माता पिता और संरक्षकों के कर्तव्य हैं। माता पिता और संरक्षकों के इसमें कर्तव्य हैं। जैसा कि ये देखो अध्याय 3 है और इसमें 3 ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उन तीनों संस्थाओं के कर्तव्य इसमें हैं। तो आपको ये अध्याय 3 और इस अध्याय 3 में 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं, जैसे कि अगर हम जिस देश में रहते हैं तो हमारा जो सर्वोच्च जो है प्रमुख कौन होता है, वो होती है वहाँ की समुचित सरकार। कौन होगा? समुचित सरकार होगी। तो एक तो समुचित सरकार, उसके बाद में जब समुचित सरकार ने कोई नीति बना दी तो उस नीति का जो पालन कौन करवाएगा, उसके लिए होंगे वहाँ के अधिकारी, यानी कि जो हमारे राज्य के या फिर केंद्र के जो भी होंगे समुचित जो प्राधिकारी, या उनको आप अधिकारी कह सकते हो, तो ये प्राधिकारी या फिर अधिकारी। तो 1 नंबर पर इनके कर्तव्य समुचित सरकार के, दूसरी में आ जाएंगे जो प्राधिकारी या फिर अधिकारी होंगे उनके कर्तव्य, और 3 में इन दोनों के बाद में तीसरा जो देश का जो महत्वपूर्ण ढांचा है वो है माता पिता। और यदि किसके माता पिता नहीं हैं तो उनके जो संरक्षक या फिर अभिभावक, उनके कर्तव्य वो सभी किस में हैं, वो अध्याय 3 के अंदर है। और ये हमारा जो अनुच्छेद 51A है उसका भी जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें भी यही है कि माता पिता अपने बच्चों को और शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस प्रकार से अनुच्छेद 51A और उसका 11वां मौलिक कर्तव्य यानी 11वां मौलिक कर्तव्य और अध्याय 3 का जो उसमें जो 5वां जो इसके अंदर है माता पिता और संरक्षक है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो विद्यालय में बच्चों को प्रवेश दिलावें तथा नियमित विद्यालय भेजें। ये पूरी जिम्मेदारी किनकी है? माता पिता और संरक्षक की बनती है। और इस प्रकार से हमारा ये तीसरा प्रश्न भी पूरा हुआ और हम आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 4 पर पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि RT अधिनियम सबसे पहले संसद के किस सदन में पारित हुआ? जैसा कि इससे पहले हमने बहुत सारे जो समितियां हैं, समितियों के बारे में भी अध्ययन किया, और इन समितियों और विभिन्न सुझावों के बाद में जब RT अधिनियम का जो मसौदा तैयार हुआ उसमें ये संसद की एक प्रक्रिया है कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा और इसमें राष्ट्रपति, ये जो संसद की एक प्रक्रिया में तीनों साथ में गिने जाते हैं। तो इसमें कभी कभी लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया जाता है और कभी कोई विधेयक या फिर उसको बिल कहें तो वो राज्यसभा में भेज दिया जाता है। लेकिन जो हमारा RT अधिनियम था वो सर्वप्रथम वो राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद वो लोकसभा में गया और यहाँ से पास होने के बाद में वो सीधा पहुँच गया प्रेसिडेंट, यानी कि जो भारत के जो संसद के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण
जिनके हस्ताक्षर के बाद में कोई कानून बनता है, कोई अधिनियम बनता है, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट के पास में ये अधिनियम पहुंचा और ये जाकर उसके बाद में ये गजट में ये जारी हो गया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर आरटी अधिनियम को अगर एक ट्रिक के माध्यम से देखा जाए, पहला राज्यसभा में, उसके बाद में लोकसभा में, उसके बाद में प्रेसिडेंट के बाद। देखिए हमारे भारत में एक पार्टी है जिसका नाम है आरएलपी, जो हनुमान बेनीवाल जी उससे संबंधित हैं। तो इस आरएलपी से भी हम इस आरटी अधिनियम का सबसे पहले ये कहाँ से पारित हुआ, उसके बाद में कहाँ गया और उसके बाद में कहाँ गया। तो देखिए जैसे कि आरएलपी का पहला अक्षर है वो क्या है, आर है, आर यानी कि राज्यसभा। तो हमारा जो आरटी अधिनियम था वो सर्वप्रथम कहाँ से पास हुआ, वो पास हुआ राज्यसभा से। और ये बिल यहाँ पर कितनी तारीख को पास हुआ, तो वो पास हुआ था 20 जुलाई को, 20 जुलाई 2000, ठीक है ना। तो 20 जुलाई को ये पारित हुआ। उसके बाद में यहाँ से सीधा पहुँच गया, आरएलपी का दूसरा अक्षर क्या है, एल, तो ये पहुँच गया लोकसभा में। अब जब ये लोकसभा में पहुंचा तो ये 20 जुलाई को यहाँ पहुंचा है, तो 20 जुलाई से लोकसभा में, लोकसभा के अंदर भी वैसे शब्द कितने हैं, 4 हैं, 4 अक्षर हैं। तो लोकसभा में ये कब पहुंचा, 4 तारीख को। और 4 के दुगने कितने होते हैं, 8, 8 का मतलब हो गया अगस्त और 2009। इस प्रकार से ये लोकसभा में कब पारित हुआ, 4 अगस्त 2009 को। और 20 जुलाई 2009 को कहाँ पारित हो गया, ये राज्यसभा से। आरएलपी का पहला अक्षर राज्यसभा, 20 जुलाई 2009। और लोकसभा, और लोकसभा जो शब्द है उसके अंदर कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। तो ये 4 तारीख, और 4 के दुगने कितने हुए, 8, यानी कि अगस्त का महीना, और 2009। तो ये लोकसभा से पारित हो गया। अब जब लोकसभा से भी ये बिल पारित हो गया तो कहाँ पहुँच गया, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट यानी कि भारत के जो सर्वप्रथम, जो सर्वप्रमुख, जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, यानी राष्ट्रपति, उनके पास में ये कानून, ये बिल पहुंच गया। और यहाँ से यह 26 अगस्त 2019 को पास हो गया। और 26 अगस्त को यहाँ से पास होने के बाद में 27 अगस्त को इस बिल का गजट में इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। और इस प्रकार से ये 27 अगस्त 2009 से ये गजट में प्रकाशित हो गया। लेकिन पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से ये अपनाया गया। इस प्रकार से आरटी अधिनियम का चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। अब हम पहुंचते हैं आरटी अधिनियम के 5वें प्रश्न पर। और 5वां प्रश्न जैसा कि हमारे सामने है कि प्रारंभिक अधिनियम में, आरटी अधिनियम का जो प्रारंभिक अधिनियम था उसमें कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। इसके अंदर 2, 1, 3 और कोई नहीं। हमारे जो आरटी अधिनियम था उसके अंदर अनुसूची थी वो 1 थी। यदि हम पूरे अधिनियम की बात करें तो इसके अंदर कुल 7 अध्याय और 38 धाराएं और 1 अनुसूची। इस प्रकार से ये इसका पूरा मसौदा था। अब इसमें भी ये अनुसूची एक जोड़ी दी थी। इसमें ये वैसे 2012 में जो संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के द्वारा तो ये जोड़ी गई। और उसके बाद में 2022 में इस अनुसूची में भी संशोधन हुआ। कब, 2022 में। वर्ष 2012 में संशोधन के द्वारा तो ये जोड़ी गई और 2022 में इसमें संशोधन हुआ। और अगर ये पूछा जाए तो प्रारंभिक अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियाँ, तो अनुसूची 1, अध्याय कितने, तो अध्याय हो गए 7। और इसमें धाराएं कितनी, तो धाराएं होंगी 38। अब देखिए ये जो 2012 है, ये 2012 इस
अधिनियम का प्रथम संशोधन था। अब जब प्रथम की बात आती है तो इसके अंदर कुछ धाराओं में भी संशोधन हुआ है। अब प्रथम संशोधन हो रहा है तो इसका मतलब प्रथम यानी कि एक, धारा 1, उसके बाद में 2 और 3, ये लगातार। इसके बाद में ये सीधी पहुंच जाती है 21, 22 और सीधी 25। इन धाराओं में सभी में संशोधन हुआ है। धारा 1, 2, 3 और 1, 2, 3 के बाद में सीधा देखो 1 है तो इसे 21 हो गया, 22 हो गया, उसके बाद में 25। ये सभी है संशोधन है वो कब हो रहे हैं? ये 2012 में हो रहे हैं। और इसके साथ में एक नई धारा 39 भी जोड़ी गई। यदि पूछा जाए कि ये जो मूल अधिनियम था तो उसमें कुल धाराएं कितनी थी, तो उसके अंदर 38 धाराएं थी और ये 39वीं जो धारा जोड़ी गई वो 2012 के प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और इस प्रकार से ये हमारा अधिनियम और इसकी कुल अनुसूचियाँ, इसके बारे में प्रश्न संख्या 5 पूरा हुआ। अब आते हम प्रश्न संख्या 6 पर। इसमें प्रश्न है कि वर्ष 2012 में आरटी अधिनियम की किन धाराओं में संशोधन किया गया। जैसा कि इसकी तो हमने पहले भी थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर ली है। तो इसमें जैसे देखो ये आरटी अधिनियम में वर्ष 2012 में, देखिए ये 2012 में जो प्रथम संशोधन है, कौन सा संशोधन है? तो प्रथम संशोधन है, इसका मतलब आप 1 से शुरू कर दीजिए। तो धारा 1, उसके बाद में 2 और 3, ये लगातार करो। उसके बाद में आप आ जाइए 21, उसके बाद में 22 और इसके बाद में आ जाइए 25 और उसके बाद में एक धारा जोड़ेगी, ये 39वीं धारा। और इस प्रकार से और एक अनुसूची जो भी 2012 में जोड़ी गई थी और बाद में 2022 में इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 6 ये भी हमारा पूर्ण हुआ। और अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 7। वर्ष 2017 में आरटीई की कौन सी धारा में संशोधन हुआ? देखिए पहला संशोधन हुआ 2012 में और दूसरा संशोधन हो रहा है 2017 में। और इस 2017 में इसमें धारा 23, 25, 30 और 38 दे रखी है, लेकिन इसका उत्तर होगा धारा 23। वर्ष 2017 में धारा 23 उसमें संशोधन किया गया। और ये जो धारा 23 है वो अध्याय 4 में है। किसमें है? अध्याय 4 में है। और आरटी अधिनियम में जो कुल 7 अध्याय हैं, उन 7 अध्यायों में ये सबसे बड़ा अध्याय है। ये जो 7 अध्यायों में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? ये सबसे बड़ा अध्याय वो अध्याय 4 है। और अगर जो शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब अगर सबसे अनिवार्य अध्याय है तो वो अध्याय 4 है। इसमें देखिए मैंने एक तरीका भी बताया था, अगर इसमें कुल धाराएं कितनी हैं तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। जैसे 4 है तो 4 से पहले देखो 1, 2 और ये 3 और ये चौथा अध्याय कुल है। और इसलिए कि पहले अध्याय के अंदर अपनी धाराएं थी 2, 1 और 2। दूसरे अध्याय में थी 3, 4 और 5। देखिए पहले अध्याय 1 और 1 के बाद में संख्या कौन सी आती है? 2। तो इसके अंदर धाराएं कितनी होगी? 2। दूसरा अध्याय और इसके अंदर धाराएं कितनी होगी? 2 के आगे वाली संख्या 3, तो इसके अंदर 3, 4, 5 और ये 3 संख्या होगी, यानी 3 धाराएं होगी। उसके बाद में आता 3 को या तो डबल कर दो या 3 को 2 से गुना कर दो। तो इसके अंदर कुल धाराएं कितनी होगी? 6। इस प्रकार से ये 6 से लेकर 11 तक वो धाराएं सब इस अनुच्छेद 3 में होगी और अध्याय 3 में होगी। और उसके बाद में आता है 4। तो अब 4 में अगर धाराएं कुल कितनी है, अगर इस अध्याय से ही अपन रिलेटेड करके याद करें तो आप पहले तो ये सभी धाराएं आई वो जोड़ दो, तो 1 से लेकर और 11 तक ये कुल तो 11 धाराएं होगी। और 11 धाराओं के अंदर ये अध्याय जोड़ दो आप, 3, 2, 5 और 1, 6। 11 और 6 कितने हो गए? 17।
तो ये 11 तक की धाराएं तो यहाँ तक हो चुकी है। तो 11 से आगे कौन सा आता है? 12वां। तो 12 से लेकर और 28 तक, यानी कि सबसे बड़ा अध्याय और सर्वाधिक धाराएं वो किस आरटी के किस अध्याय में है? वो अध्याय 4 के अंदर। और ये इस प्रकार से ये हमारे आरटी के अधिनियम की इसके अंदर जो कुछ जानकारी, और ये कुल धाराएं इसमें कितनी हो गई? 17 हो गई। और इस अध्याय का नाम क्या था? तो उसके अंदर है कि ये विद्यालय व शिक्षकों का दायित्व या कर्तव्य क्या है, जो शिक्षक बनने के वो इसके अंदर पूरा है। एक को देखो इस पाठ का अध्याय 4, तो विद्यालय और शिक्षक, विद्यालय वो शिक्षक है, उसके जो कर्तव्य क्या है या फिर उसका उत्तरदायित्व क्या है। उत्तरदायित्व और कर्तव्य एक ही होता है। तो विद्यालय और शिक्षक इनका जो दायित्व है वो क्या है, उसके बारे में धारा 12 से लेकर धारा 28 में वर्णन किया गया है। यानी कि एक शिक्षक के लिए ये जो अध्याय है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, 7 वैसे सभी अपने लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ से प्रश्न इस अध्याय से सर्वाधिक आने की संभावना रहती है। और इस प्रकार से अब हमारा प्रश्न संख्या आ जाता है 8। इस प्रश्न के अंदर है कि ये जो अध्याय है, इस अध्याय के अंदर प्रश्न है कि निःशुल्क, देखिए जैसे कि आरटी का अधिनियम है, इस आरटी अधिनियम में 2 शब्द जो है वो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे कि एक शब्द है निःशुल्क, और दूसरा इसके अंदर एक शब्द आता है अनिवार्य। ये 2 शब्द है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पूछा गया कि निःशुल्क का तात्पर्य क्या है। इसने सबसे पहला ये पूछा कि भी आंशिक शुल्क, दूसरा है कोई शुल्क नहीं जो बच्चों को स्कूल से रोक दे, तीसरा है केवल गरीब बच्चों के लिए, और चौथा है निजी स्कूलों में छूट। तो इसमें निःशुल्क का अर्थ यही होता है, निःशुल्क यानी कि कोई शुल्क नहीं जो बच्चों को स्कूल जाने से रोक दे, ये इस निःशुल्क का अर्थ होगा। और ये जो इसमें 2 शब्द हैं, जैसे कि पहला शब्द आ गया निःशुल्क और दूसरा हो गया अनिवार्य। तो निःशुल्क का तो यही हुआ कि ऐसा कोई भी शुल्क जो बच्चे को स्कूल जाने से रोके है ना, वो है, तो उसके लिए जो उत्तरदायित्व बनता है वो सरकार का बनता है। ऐसा कोई भी शुल्क सरकार नहीं लेगी जो बच्चों को स्कूल जाने से रोके। दूसरा अनिवार्य क्या होगा? अब अनिवार्य मतलब किसी न किसी की तो जिम्मेदारी होगी जो बच्चे को स्कूल भेजें। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? माता पिता और उनके जो संरक्षक होंगे उनकी ये जिम्मेदारी बनेगी कि वो बच्चे को नियमित और उसको अनिवार्य रूप से स्कूल भेजें। तो इस प्रकार से, और ये सरकार का भी दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बालक, उनका जो स्कूलों में एक तो नामांकन वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहे, और नामांकन होने के बाद में उनकी स्कूल में उपस्थिति भी होनी चाहिए। और उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए जैसे दूध की व्यवस्था है, पौष्टिक आहार की व्यवस्था है, और ये जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां जो चलाई जा रही हैं, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए ही की जा रही है। फिर इसके बाद में ये आरंभिक शिक्षा, कम से कम आरंभिक शिक्षा यानी कि 8वीं तक की वो शिक्षा प्राप्त करे ही करे, ऐसी जो है इनको पूरा करे, ये पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सरकार का होगा। ये सरकार की जो है अनिवार्य ड्यूटी हो जाएगी। इस प्रकार से ये अनिवार्य का अर्थ हो गया। और निःशुल्क में ये हो गया कि बच्चा ऐसा किसी भी स्कूल में पढ़े तो वो अपना जो है शुल्क वो किसी भी प्रकार का नहीं देगा, और अगर वो शुल्क देता है तो उसका जो भरण पोषण है जो शुल्क का वो सरकार करेगी। इस प्रकार से अब हम आगे बढ़कर प्रश्न संख्या 9 पर पहुंच गए हैं। और इसमें राजस्थान
प्रश्न संख्या 9, राजस्थान में निःशुल्क और प्रश्न संख्या 9 है, राजस्थान ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली कब लागू की। जैसा कि मैंने इसके बारे में आपसे पहले भी बात की थी कि एक तो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में एक नियम बना जिसे हम कहते हैं आरटी अधिनियम, और ये आरटी अधिनियम जो 2009 के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ। ये भारत का पहला आरटी अधिनियम था। तो जो भारत का पहला आरटी अधिनियम है तो आप उसमें एक तारीख याद रखो। कितनी तारीख? 1 तारीख। भारत का पहला आरटी अधिनियम है जो बाल और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। इसका मतलब उसके लिए आप 1 तारीख याद रखो और फिर उसके साथ में 1 अप्रैल 2010। कितना? 1 अप्रैल 2010। यानी कि जो भारत ने, यानी कि केंद्र सरकार ने, यानी पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी के लिए जो कानून बना वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और उसमें जम्मू और कश्मीर, जहाँ पर धारा 370 लगी हुई थी, और इस कारण से वहाँ पर ये कानून या ये नियम या अधिनियम ये प्रभावी नहीं हुआ। जो बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जब वहाँ पर धारा 370 हटी, तब से ये पूरे भारत में ये प्रभावी हो गया। तो ये जो कानून था वो किसका था? भारत का था, यानी हमारी केंद्र का था, पूरे संपूर्ण भारत के लिए था। लेकिन फिर बाद में जो प्रत्येक राज्य हैं उन राज्यों ने भी अलग अलग अपने आरटी अधिनियम बनाए, और उसी में जो राजस्थान का जो आरटी अधिनियम बना था उसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली। और ये राजस्थान में जो है मार्च 2011 में ये प्रभाव में आया। कब आया? मार्च 2011। तो ये 2 दिनांक है वो थोड़ा सा दिमाग में रखना। अगर भारत की बात की जाए, जब केंद्र की बात की जाए, तब वैसे राज्य से पहले कौन होता है? केंद्र होती। तो केंद्र होगा तो वो 1 तारीख, यानी कि राज्य और केंद्र में प्रमुख कौन, प्रथम कौन? तो केंद्र होगा, तो वो 1 अप्रैल 2010 को। उसके बाद में अप्रैल है, अप्रैल में से 1 महीना घटाइए, क्या आएगा? मार्च। तो यहाँ अपने 1 महीना घटा दिया तो यहाँ 1 महीना जोड़ दीजिए, 2011। इस प्रकार से मार्च 2011 में जो कानून बना वो राजस्थान का था, राजस्थान का आरटी अधिनियम था। और जो 2009 से जो 2009 में अस्तित्व में आ गया और 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हुआ, वो पूरे केंद्र का आरटी अधिनियम था। और इस प्रकार से ये हम प्रश्न संख्या 9 से 10 पर पहुंच गए हैं। और प्रश्न संख्या 10 है कि राजस्थान में निजी विद्यालयों में आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश किस प्रतिशत तक आरक्षित है? इसमें देखिए 15%, 20% और 25%। तो राज्य में जो आरटी अधिनियम में जो निजी विद्यालय हैं, वो निजी विद्यालय अपने जो प्रत्येक कक्षा में जितने विद्यार्थी होंगे, यानी 100 विद्यार्थी, तो 100 विद्यार्थियों पर 25 विद्यार्थियों को वो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत उसके लिए उनको पहले आवेदन करना पड़ता है। और उसके बाद में जो विद्यालय उन विद्यार्थियों के नज़दीक में होते हैं वहाँ पर वो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें उनकी जो फीस होगी वो राज्य और केंद्र के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसमें उनका जो प्रतिशत है वो 60:40 है। और इसमें भी एक अलग है, जब राज्य की बात, राजस्थान की बात आती है तो ये 60-40 है। लेकिन भारत के जो पूर्व के जो 7 राज्य हैं पूर्वांचल के, जिन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है, ये जो 7 सिस्टर है जिसके अंदर मेघालय, मणिपुर, नागालैंड वगैरह है, यहाँ पर केंद्र और राज्य का जो औसत है वो है 90:10 है। यानी यहाँ पर 90% पैसे राज्य केंद्र के हैं और 10% वो किसके हैं? राज्य के हैं। प्रश्न तो मैंने इसके बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन
ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और लगभग 35 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ये जो मेरा पहला प्रयास है, तो आपको ये प्रयास कैसा लगा, तो इसके बारे में भी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए बना सकूं। और ये वीडियो आपके लिए कितने लाभकारी हो रहे हैं, तो अगर ये आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसमें और किस प्रकार से सुधार हो उसके बारे में कमेंट भी करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।